हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस कब काटा जाता है, किस रेट से काटा जाता है, टीडीएस अगर काटा जा चुका है तो उसका आप रीफंड किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके रीफंड में कोई इश्यू आता है तो आप उसको किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में गाइज मैं इन सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूं और आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो के एंड तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज कि टीडीएस क्या होता है। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जो इनकम का सोर्स होता है, जिस पॉइंट पे इनकम जनरेट होती है, उसी पॉइंट में इस इनकम में से कुछ पार्ट काटा जाता है टैक्स का, और इस काटे गए टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया जाता है। यही काटा गया जो टैक्स होता है उसको बोलते हैं टीडीएस। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। बेसिकली अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को कोई पेमेंट करनी होती है, और ये कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, रेंटल इनकम हो गया, और भी बहुत सारे पेमेंट्स बताए गए हैं। अगर ये स्पेसिफाइड पेमेंट्स किए जाते हैं और ये स्पेसिफाइड पेमेंट्स एक सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाती है, जिसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं, जैसे रेंटल इनकम के केस में 2,40,000 रुपए की लिमिट स्पेसिफाई करी गई है। अगर 2,40,000 से ऊपर के आपका पेमेंट होगा तभी जाकर टीडीएस काटना है, उससे नीचे आपका टीडीएस नहीं काटना है। सो अगर ये स्पेसिफाइड टाइप की पेमेंट्स की जाती हैं और जो इनका अमाउंट होता है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जाता है, तो जो पे करने वाला पर्सन होता है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी होती है कि वो पेमेंट करने के टाइम पे इस पेमेंट में से कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज से टैक्स काटेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, और इसी काटे गए टैक्स को बोलते हैं टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को सैलरी रिसीव होती है, तो सैलरी अगर आपकी टोटल सैलरी जो होती है वो 5 लाख रुपए के ऊपर जाती है, तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपकी सैलरी से पर मंथ सैलरी जो होती है उसमें से कुछ पार्ट इनकम टैक्स का काटते हैं, और वो इनकम टैक्स जो होता है उसी को टीडीएस कहते हैं। तो आई होप ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट, टीडीएस क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि टीडीएस को लाया क्यों गया, यानी कि टीडीएस काटा ही क्यों जाता है, इसको समझते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली ये होना चाहिए कि जो पर्सन पेमेंट रिसीव कर रहा होता है उसको अपनी रिसीव की गई टोटल इनकम पे, अगर वो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर है तो उस पे अपने इनकम टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया था कि जब कोई पर्सन कोई इनकम रिसीव कर रहा होता है तो इस इनकम को प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग दिखाते ही नहीं थे गवर्नमेंट को, और उस पर गलत तरीके से टैक्स इवेड करते थे। तो गवर्नमेंट ने इन प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक 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 सिस्टम निकाला जिसको टीडीएस का नाम दिया गया। अब इस सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि जो पे करने वाला पर्सन होता है, यानी कि जो इनकम पे करता है, रेसिपिएंट को इनकम पे करने के पहले ही इस इनकम में से कुछ पार्ट टैक्स का काटेगा और ये गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। अब इसके देखिए बेसिकली दो फायदे होते हैं। पहला तो ये हो जाता है कि गवर्नमेंट को इसी साल में, यानी कि जिस साल में इनकम होती है उसी साल में गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा पहुंच जाता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जितनी भी इनकम होती है रेसिपिएंट की, उस इनकम का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो जब रेसिपिएंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो अपनी इनकम को अंडरस्टेट नहीं कर सकता, और साथ ही साथ उसकी जितनी भी इनकम की डिटेल होगी वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी होगी। तो अगर रिटर्न वगैरह आप नहीं फाइल करते तो उस केस में आपको नोटिस वगैरह भी इशू करके गवर्नमेंट रिटर्न मंगवा सकती है। अब बात करते हैं कि टीडीएस कब काटा जाता है। देखिए, टीडीएस डिडक्शन में बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहली पार्टी तो होती है जिसको बोलते हैं डिडक्टर या पेयर, यानी कि वो पर्सन जो कि इनकम का पेमेंट करता है और जिसके ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी होती है। और दूसरी पार्टी होती है डिडक्टी या फिर पेई, यानी कि जिस पर्सन को इनकम रिसीव होती है और जिसका टीडीएस काटा जाना होता है उसको बोलते हैं डिडक्टी या पेई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो आपकी जो कंपनी होती है वो आपकी डिडक्टर होती है या फिर पेयर उसको बोलते हैं, और आप एम्प्लॉय जो होता है वो डिडक्टी या पेई होता है।
अब ये तो बात हुई बेसिक कॉन्सेप्ट की डिडक्टर और डिडक्टी क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि टीडीएस कब काटा जाता है। देखिए, टीडीएस जो काटा जाता है वो इनकम जनरेशन के ही पॉइंट पे काटा जाता है। यानी कि जैसे आपको सैलरी सिक होती है, तो जिस महीने की सैलरी होती है उसी मंथ की सैलरी के पेमेंट के साथ ही आपका टीडीएस काट लिया जाता है। अब ये जो काटा हुआ टीडीएस होता है वो गवर्नमेंट के पास जो डिडक्टर होता है उसे सबमिट करना मैंडेटरी होता है। ये गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया जाता है टीडीएस। आपका जो काटा गया टीडीएस होता है वो आपके डिडक्टर को गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है अगले महीने की 7 तारीख को। यानी कि अगर आपका इस मंथ में टीडीएस काटा गया है तो अगले महीने की 7 तारीख तक आपके डिडक्टर को टैक्स का जो पेमेंट है, जो टीडीएस का पेमेंट है, वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और मार्च मंथ का अगर टीडीएस है तो वो 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट के पास जमा करना होता है। अब बात करते हैं गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट आता है कि आपका टीडीएस काटा भी गया है या नहीं काटा गया है। इस चीज को आप कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं? इसके बारे में गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपका जो डिडक्टर होता है वो जब आपका टीडीएस काटता है तो इस काटे गए टीडीएस के अगेंस्ट में डिडक्टी को हमेशा एक फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 16A इशू किया जाता है। फॉर्म 16 जो होता है वो सैलरीड पर्सन के केस में फॉर्म 16 इशू किया जाता है, और सैलरी को छोड़ के बाकी किसी भी तरीके का अगर आपका टीडीएस काटा गया है तो उस टीडीएस के अगेंस्ट में आपको फॉर्म 16A इशू किया जाता है। अब ये फॉर्म 16 या 16A क्या होता है, इसके लिए गाइज मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अब इसके साथ ही साथ बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि आपको फॉर्म 16 या 16A कई बार आपके जो डिडक्टर होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो आपको इशू नहीं करते हैं या लेट से इशू करते हैं। तो उस केस में आपके पास क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू आप बिना फॉर्म 16 या 16A के आप अपना टीडीएस चेक कर सकें? जी हाँ गाइस, बिल्कुल ऐसा तरीका है। आप सीधे अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे अपनी लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करिए और उसके बाद वहां पे आप चेक कर सकते हैं अपना फॉर्म 26AS। 26AS बेसिकली ये होता है गाइस कि जब आपका जो एम्प्लॉयर होता है या फिर आपका जो डिडक्टर होता है, जब अब ये टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट के पास करता है तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली आपके काटे गए टीडीएस को आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है, और इस स्टेटमेंट को ही बोलते हैं फॉर्म 26AS। अब इसको आप देखने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पे जा करके वहां पे आप फॉर्म 26AS चेक कर सकते हैं। अब जितना भी आपका टीडीएस वगैरह काटा गया होता है वो फॉर्म 26AS में अपडेट जरूर हो जाना चाहिए, और उसके बाद ही आप रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप रिटर्न जल्दी फाइल कर देते हैं, फॉर्म 26AS में आपका टीडीएस अपडेट नहीं हुआ होता, तो उस केस में आपका टीडीएस रिड्यूस कर दिया जाता है या फिर आपको डिमांड वगैरह रेज कर दी जाती है। अब बात करते हैं गाइस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है कि आप टीडीएस का रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, टीडीएस का जो रिफंड होता है उसको क्लेम करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, यानी कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप भले ही एलिजिबल हैं लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद आपको कोई भी टीडीएस रिफंड नहीं मिलने वाला। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि अगर आपको टीडीएस रिफंड वगैरह क्लेम करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका होता है, और वो होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें आप अपना टीडीएस रिफंड वगैरह क्लेम करेंगे, और प्रोसेसिंग के बाद गवर्नमेंट आपको आपका टीडीएस रिफंड इशू कर देगी। दूसरी बात ये होती है कि आपको टीडीएस का रिफंड उसी केस में मिल सकता है जब आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है, यानी कि आपकी जो इनकम पे टोटल टैक्स बन रहा होता है वो आपके काटे गए टीडीएस से कम होता है, तभी जाकर के आपको जो एक्सेस वाला टीडीएस है उसका आपको रिफंड मिलेगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका अगर एफडी वगैरह आपने करवा रखी है और आपको एक साल में जो टोटल एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 1 लाख रुपए का मिलता है। अब इस 1 लाख रुपए पे बैंक ने आपका टीडीएस काट रखा हुआ है 10% की रेट से, यानी कि 10,000 रुपीज का उन्होंने टीडीएस काटा हुआ है। अब आपकी जो इनकम है वो इस एफडी इंटरेस्ट के अलावा कोई भी आपको इनकम नहीं आती, यानी कि आपकी जो टोटल इनकम आ रही है पूरे साल की वो हो रही है सिर्फ 1 लाख रुपए। अब आप सभी को पता हो कि आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की है, यानी कि
अगर आपके 2.5 लाख रुपीस के नीचे इनकम जाती है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको बैठे बिठाए आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा, नहीं। भले ही आपकी इनकम 1 लाख रुपए की है, स्टिल आपको यहाँ पे जो 10,000 का टीडीएस काटा गया है उसको रिफंड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि आपकी टोटल इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए है जिसपे 0 टैक्स बनता है और आपका 10,000 रुपए का टीडीएस काटा गया है, यानी कि आपके टोटल टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा आपका टीडीएस काटा गया है, इसलिए यहां पे आपका जो 10,000 रुपए का टीडीएस है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये जो 10,000 का टीडीएस अमाउंट है इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है अंडर सेक्शन 244A। सो ये सारा प्रोसेस होता है, इस तरीके से आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बिना आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए रिफंड नहीं मिलने वाला, भले ही आप एलिजिबल होंगे। आपका जो टीडीएस का अमाउंट होगा वो लैप्स हो जाएगा अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अब बात करते हैं गाइज एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और वो ये है कि आप जब रिटर्न वगैरह फाइल कर देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट आपका रिफंड रिड्यूस कर देती है या फिर आपका रिफंड पूरा खत्म कर देती है, और कई केसेस में तो डिमांड वगैरह आपकी आ जाती है। तो रिफंड प्रोसेस ना होने के केस में या रिफंड रिड्यूस होने के केस में आप क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप उठा सकते हैं। देखिए गाइस, यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपकी रिटर्न वगैरह प्रोसेस होती है, आप पहले रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इसकी प्रोसेसिंग करती है और आपका रिफंड अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करती है। तो जब भी आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग के बाद आपको सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन जरूर इशू किया जाता है। अब इस इंटीमेशन में बेसिकली कंपैरिजन दिखाया गया होता है कि आपने अपनी रिटर्न में क्या डिटेल्स फाइल करी हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग के दौरान क्या डिटेल्स ली हैं। अब इन दोनों चीज का डिफरेंस आपको मैच कराना होता है और इसमें आपको 1 by 1 हर एक स्टेप पे चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे मिसमैच हो रही है और किस रीजन से यहां पे गवर्नमेंट ने आपका रिफंड रिड्यूस किया है या फिर उसको प्रोसेस करने से मना कर दिया है। अगर यहाँ पे कोई मिसमैच होता है, कई बार ऐसा होता है कि आपका 26 AS में टीडीएस अपडेट नहीं होता, इस वजह से आपका रिफंड अमाउंट कम कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप रिफंड में जो होता है अपनी रिटर्न जो होती है उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह डालना भूल जाते हैं, कुछ डिडक्शंस वगैरह की या फिर किसी और एग्जेम्पशंस की, जिसकी वजह से आपका रिफंड अमाउंट कम हो जाता है। ये मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट करनी है, और अगर आपके रिटर्न में कोई सिग्निफिकेंट मिस्टेक है जिसको आपको करेक्ट करना रह गया था, आपसे गलती से कुछ गलत डिटेल चली गई हैं, तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। एक नई रिटर्न बना करके आप अपलोड करेंगे तो नई रिटर्न फाइल होने के बाद आपकी जो पुरानी वाली रिटर्न होती है वो नलीफाइड हो जाती है और आपकी न्यू वाले रिटर्न को गवर्नमेंट दोबारा से प्रोसेस करती है और आपको नया रिफंड ऑर्डर वगैरह बना के देती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, खास करके न्यू पोर्टल में मैंने ये देखा प्रैक्टिकली, कि आपकी रिटर्न में आपने सब कुछ सही डाला है, स्टिल गवर्नमेंट क्या होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान कई बार सिस्टम जनरेटेड कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपका रिफंड डिसअलाउड हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, फॉर एग्जांपल आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया था लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम में आपकी रिटर्न प्रोसेस कर दी, आपके सारे डिडक्शंस वगैरह डिसअलाउ कर दिए, इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154, और जैसे ही आप रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी रिटर्न फिर से प्रोसेस होगी अंडर सेक्शन 154 में, और आपका जो रिफंड वगैरह होगा करेक्ट वाला वो आपको दोबारा से प्रोसेस करके आपको नया रिफंड ऑर्डर इशू करा जाएगा और आपका जो करेक्ट वाला रिफंड होगा उसको गवर्नमेंट आपको क्रेडिट कर देगी। ऑल राइट गाइस, तो ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट टीडीएस। इस वीडियो में मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कमेंट्स के मैं मैक्सिमम रिप्लाई कर सकूं और डिटेल्ड रिप्लाई कर सकूं। इसके साथ ही साथ गाइस, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके अपने सजेशन वगैरह दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में गाइस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।